हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज आपकी 10वीं क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लासेस देखी थी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। और ये आपके सामने अपकमिंग एग्जाम है जिसको ध्यान में रखकर हमने क्वेश्चंस को बनाए हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए साइंस का क्वेश्चन हो या मान लीजिए पार्लियामेंट का क्वेश्चन हो, पॉलिटी से, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो, तो लगभग एग्जाम में है उसका आंसर तो सेम ही होना है। बस क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। पर एट द लास्ट पहले हमें ये देखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये आता है कि नहीं। तो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। देखो, ऐसे रहता है, ये हमारे पास नेशनल फ्लैग है, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो देखिए, नीचे यहाँ पर आपको हरा मिलेगा, ऊपर यहाँ पे लाल मिलेगा, है ना, और बीच में नीले कलर का आपको चक्र मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए आपको इतना समझ में आ रहा है। तो इसका अनुपात जो है वो क्या माना गया है? ये आपका 3 होता है, ये होता है 2 होता है, ठीक है। 3/2 का होता है, 3 लंबाई 2 चौड़ाई, क्लियर। तो 3/2 रेशियो होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इसके बारे में डिटेल समझते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई का अनुपात 3:2 में होता है। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा अपनाया गया। तो हमें ये भी पॉइंट याद रखना है, इसमें 3 रंग की पट्टी है, ऊपर केसरिया है जो साहस का प्रतीक है, बीच में सफ़ेद है शांति का प्रतीक है, और हरा उर्वरता और वृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीली वाला नीले रंग का चक्र होता है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। तो देखिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक प्रश्न से मिली। ये 22 जुलाई डेट जरूर याद रखिएगा। अगला है, मानव शरीर में मुख्यतः भोजन कहाँ पचता है? माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें से कहाँ पचता है? तो देखिए, क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने कि छोटी आंत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। पाचन की प्रक्रिया हालांकि मुख से शुरू हो जाती है जहाँ कार्बोहाइड्रेट पचता है, अमाशय में प्रोटीन पचता है, लेकिन भोजन का सबसे अधिक पाचन और जो एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का या पोषक तत्वों का, वो छोटी आंत में होता है। इसके छोटी आंत के 3 भाग हैं, एक है ड्यूडेनम होता है, एक जेजुनम होता है, एक इलियम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यही लिख के देते हैं, ड्यूडेनम, जेनियम, इलियम किसके भाग हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी के, हार्ट के, है ना, इस तरह से, या लंग्स के, इस तरह से दे देते हैं। यहाँ लीवर से निकलने वाला जो पित्त रस है, जिसको बाइल जूस कहते हैं, अग्नाशय से निकलता है। और ये जो भोजन, जो पाचक रस है, भोजन को पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ते हैं, यानी ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला है, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? देखो भाई, जब ये वेव चलती है इस तरीके से मीडियम के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट कर रही है, तो ये डिस्टेंस, देखो, इसको बोलते हैं क्रस्ट यानी सुरंग, ये बोलते हैं ट्रफ। ये क्रस्ट वो वाला क्रस्ट से अलग है ना, ये तो भूपर्वतीय वाला है, ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी ट्रफ है। इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको लेमडा बोलते हो, या इसको भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड होता है, आयाम। तो पूछा जा रहा है कि तरंग दैर्घ्य। अब देखो, जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं तो फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा? वेवलेंथ कम होगी। लेकिन वहीं पर अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर आपने विबग्योर सुना होगा, विबग्योर, GYOR। तो देखो, वायलेट, ब्लू और इंडिगो रेड ऐसे करके होता है, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, क्लियर। और सबसे कम पूछा गया तो किसकी हो जाएगी? यानी जब हमने विबग्योर बताया है तो विबग्योर, अगर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो यानी फ्रिक्वेंसी कम है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो वायलेट की क्या हो गई? सबसे कम है। देखो, यहाँ पर विजिबल जो दृश्य प्रकाश होता है, इसे विबग्योर यानी वायलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम, और इसके विपरीत लाल की सबसे ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी में व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये पॉइंट ध्यान रखना, एनर्जी पर सब डिपेंड करता है। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, चाइना। भाई, चाइना इंडोनेशिया तो होगा नहीं। देखो, चाइना में यहाँ पर देख लो, किस चाइना में ये अलग इनकी धर्म चलता है। इंडोनेशिया में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो यही देश पड़ता है। यहाँ पर तो श्रीलंका में बुद्ध वगैरह और लोग मिलेंगे, क्लियर। तो देखो, ऐतिहासिक रूप से नेपाल दुनिया का सबसे आधिकारिक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन मई 2006 में जन आंदोलन के बाद नेपाल की संसद ने देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, और 2008 में राजशाही पूरी तरह यहाँ पर समाप्त हो गई है। बिल्कुल, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अध्यादेश जारी कौन करता है? केवल राष्ट्रपति, केवल राज्यपाल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन। देखो, अगर आर्टिकल हम यहाँ पर बात करें 123, ठीक, प्रेसिडेंट, और 213 कुछ याद आया होगा, गवर्नर। तो अब ऑप्शन आप बता सकते हो क्या हो सकता है। जो अध्यादेश की बात हो रही है, ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, दोनों करते हैं। देखो भैया, संसद या राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो लेकिन किसी कानून की हमें आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं जो राष्ट्रपति 123 के तहत और 213 के तहत राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है, और ये संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही काम करते हैं, यानी दोनों करेंगे। मैंने आर्टिकल आपको दोनों ही बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? अकबर, जयसिंह, हुमायूं, शाहजहां, इनमें से किसने कराया है जंतर मंतर का निर्माण? तो देखो भैया, सवाई राजा जयसिंह। जयपुर के एक महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने खगोल विज्ञान में अपनी गहरी रुचि के कारण भारत में 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस, इनमें जंतर मंतर का सबसे बड़ा, मतलब जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है। ये पूछा जाता कहाँ बनवाया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, इन 5 जगहों पर है। 5 जगहों में जयपुर का सबसे बड़ा है और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया है। तो जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? देखो भाई, राजीव गांधी जी, देखो, एक तो पहली बात पायलट थे, फिर देश के पीएम थे, तो ऐसा माना गया, सरकार का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने माना कि भाई ऐसा है कि हम किसी खिलाड़ी के नाम पे करें, उनके सम्मान में करें, तो सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद। तो यहाँ पर अब पूछा विजेता कौन है, नाम नहीं बदला गया, मतलब नाम बदलने के लिए नहीं पूछा गया, नाम तो मैंने बताया है, लेकिन उसमें सबसे पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जिसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले जो थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। इसमें वर्तमान में 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान करी जाती है, कैश आपको मिलता है। बंगाल का घाट किसे कहा जाता है? या सॉरी, बाघ कहा जाता है, मैंने गलत पढ़ लिया। यानी बंगाल, टाइगर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, अमित घोष, आशुतोष मुखर्जी, या इनमें से कोई नहीं। किसे कहते हैं भाई? देखो, आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं, है ना, आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। ये एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और वकील थे। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। निर्भीकता, सत्यनिष्ठा और कड़े स्वभाव कारण उन्हें बंगाल केसरी ये कहते हैं। इसे पिछले क्लास में मैंने बताया था, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? कमेंट करके कोई बताएगा? पंजाब केसरी कमेंट करके बताओ, नहीं तो फिर क्लास के लास्ट में बताऊंगा पंजाब केसरी किसे कहते हैं। ठीक, ऑप्शन दे रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राजा राममोहन राय, या महात्मा गांधी। चलो भाई बताओ, सीआईएसएफ एकेडमी किस राज्य में है? सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखो भैया कहाँ पर है, लिखा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी जो एकेडमी है हैदराबाद में है। इसको हम नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी कहते हैं। अब तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आती है, लेकिन जब निर्माण हुआ था तब ये आंध्र प्रदेश में था। अब कहोगे सर ऐसा क्यों हो गया? देखो, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का डिवीज़न हो गया और तेलंगाना बन गया, और इन दोनों में ही बाई कैमरल विधानसभा है। बाई कैमरल का मतलब जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों है यहाँ पर। अगला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को परिक्रमा करने में कितना लगता है समय? देखो, जैसे ये सन है तो सन के चारों ओर अर्थ घूमती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक, लेकिन जो अर्थ है इसको चारों ओर कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है। तो कितने दिन? 27 दिन। अभी देखो इतना क्लोज ऑप्शन बनता नहीं है, पर ठीक है यार, 27.8 दिन में लगभग 27-28 दिन होता है, ठीक है। और उसी में 14-15 दिन पे आपको चंद्रमा दिखता है तो पूर्णिमा यानी फुल मून, और 15 दिन पर आपको लगभग बिल्कुल नहीं दिखेगा, दैट इज अमावस्या या न्यू मून। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप सुनते हो। अंकलेश्वर तेल किस क्षेत्र में है? एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात? इनमें से अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ मिलेगा देखने को आपको? तो ये मिलेगा गुजरात में मिलेगा अंकलेश्वर। भरूच जिले में है। खनिज तेल गैस के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। 1958 में पहली बार तेल की खोज हुई थी। ओएनजीसी के प्रमुख केंद्रों में से ये एक है। अगला है, चंदन के घने जंगल किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अभी आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, है ना, झुकेगा नहीं, समथिंग लाइक दैट। आप बहुत
कॉपी भी करे चीज़ों को। तो ये चंदन का व्यापार कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आपको पता है कि यहीं कहीं साउथ की बात हो रही है। तो किस राज्य की बात हो रही है? कर्नाटक की बात हो रही है। भारत में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। मैसूर और कोडागू जिलों में घने जंगलों में विश्व के प्रसिद्ध लाल और सफ़ेद चंदन पाए जाते हैं। कर्नाटक को चंदन की भूमि कहते हैं, है ना। लाल चंदन आपने सुना होगा, है ना, सैंड्रा बोलता है उसमें, तो वो चंदन के ही प्रकार हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शालीमार बाग की स्थापना किसने करी थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? हु एस्टैब्लिश्ड द शालीमार बाग? ठीक है, देखो इतिहास से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जहांगीर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास शालीमार बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने 1619 में अपनी पत्नी, मतलब प्रिय, क्या सभी उनकी प्रिय थी, नूरजहां के लिए किया था। ठीक है, और श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है इसे, शालीमार बाग को। अगला, भारतीय राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो देखो भैया 52 सेकंड लगते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था इसे, है ना। अगर पूछे जाए कि रचयिता कौन है ना तो रचयिता यहाँ पर कौन है, लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि मैंने इनको बताया है। ठीक है, देखो रविन्द्रनाथ टैगोर के मूल रूप से जनगण मन को गाने की अवधि 52 सेकंड की है। अब इसका संक्षिप्त रूप तो पहली और अंतिम पंक्ति गाई जाती है, जो 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो बचपन से गाते आए हैं वो 52 सेकंड वाला ही है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जिसको नहीं याद होता पहला आखिरी गा देते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? प्रताप, उदंड मार्तंड, हिंदू, इनमें से कोई नहीं। न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन था? उदंड मार्तंड था। कौन था? उदंड मार्तंड था। इसका मतलब था उगता हुआ सूर्य। दिल्ली का पहला दिल्ली नहीं, हिंदी का समाचार पत्र था। 30 मई 1826 को कोलकाता के पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा शुरू किया गया था। यही कारण है कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। एक बात याद रखना, 14 अगस्त को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त को हिंदी दिवस, और यहाँ क्या बात हो रही है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो बहुत अच्छे से पढ़ना। 14 अगस्त नहीं है, 14 सितंबर है, मैंने गलती बोल दिया, 14 सितंबर है। ठीक है, 14 सितंबर याद रखिएगा, है ना। अगला है भारत में नियमित जनगणना। अच्छा, 14 अगस्त को क्या, ये भी बता देते हैं आपकी कन्फ्यूजन। विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि भाई इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो इसको भारत सरकार जो प्रेजेंट टाइम की है, इन्होंने कहा था हम विभाजन विभीषिका दिवस में मनाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए हो गई, बिल्कुल स्पष्ट से सुनते जाइए। ठीक है, तो लॉर्ड, अब यहाँ पर अच्छा पूछा जा रहा है नियमित जनगणना। अब इस प्रश्न पे आते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो। अब देखिए हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि सेंसस का क्या सीन है। देखो पहली, अगर पूछे कि पहली जनगणना कब हुई, पहली सेंसस कब हुई, तो ये 1881 में मेयो के काल में हुई। सॉरी, मेरे से गलत हो जा रहा है बार बार बोलने में। देखिए ये मेयो के काल में हुई। मेयो का टाइम पीरियड 1872 के समय में, ठीक है, 69 से 72 तक, लेकिन 72 में इसने कराया था। फिर 1881 से रिपन के काल में, रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई। तो नियमित किसके हुई? रिपन के काल में। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यही लिखा है 1872 में जनगणना हुई, लेकिन 10 वर्ष के अंतराल पर होने वाली रेगुलर सेंसस 81 से हुई। रिपन को स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायत वगैरह का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय से जो लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी, जो आजकल भी हम लोग के पास में क्या है कि भाई आपके सामने मिलती है ना भाई, पंचायत प्रधान, है ना, ये चीज़ है। पंचायत वेब सीरीज़ देखा, आपको यही समझ में आना चाहिए। अश्वघोष किसके दरबार में थे? भाई हमने टेलीग्राम पर इसकी बुक की पूरी लिस्ट अपलोड कर रखी है, तो प्लीज़ वहाँ जाकर देखें, बिल्कुल पता चल जाएगा। मैं व्हाट्सएप पर भी अब रेगुलर चीज़ें भेजूंगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है, उससे जुड़ सकते हैं और उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। अश्वघोष कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क के राजकवि और दार्शनिक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्ध चरित्र लिखा था, जिसे बौद्धों की रामायण कहते हैं, और चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम, लेह, जोधपुर, अकलपुर। अब मौसिनराम तो वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, है ना, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। तो ये कहाँ पर पड़ता है?
मेघालय में पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा? मेघालय में पड़ेगा। ठीक है। अब तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कम बारिश कहाँ होगी? लेह में होगी। लेह जिला भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यह एक कोल्ड डेजर्ट है। इसके विपरीत मेघालय का मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, मैंने बता दिया है। ठीक है। जितना इक्वेटर से ऊपर बढ़ोगे बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। पंजाब का टैगोर किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह, हनी सिंह, पूरन सिंह, दारा सिंह। तो भैया पंजाब का, जब अभी मैंने आपको बताया था कि भैया पंजाब केसरी किसे कहते हैं, है ना, तो पंजाब केसरी के लिए हमने कहा था कि आखिरी तक देखें, तो लाला लाजपत राय जी को कहते हैं, लाला लाजपत राय। ठीक है। तो पंजाब का टैगोर किसे कहते हैं? पूरन सिंह को कहते हैं। पूरन सिंह एक कवि थे और मतलब साहित्यकार थे। उनकी उत्कृष्टता और गहराई के कारण उन्हें पंजाब का टैगोर कहते हैं। जैसे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, तो माना जाता है कि वैसे ही लेखन में इनका पूरन सिंह का नाम आता है पंजाब के क्षेत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन है? देखो भैया ऐसा है ना, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो एक वीनस निकाल लो और एक निकाल लो यूरेनस। सभी तो ऑल प्लैनेट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट वीनस और यूरेनस, यूवी याद रखो, यूवी का दिमाग उल्टा ही चलता था, तो ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं और ये कैसे घूम रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं। तो उल्टा कौन घूमेगा? ए बी दोनों घूमेंगे। अच्छा, आप कहोगे सर चार अलग बताए। भैया यहाँ पर ऐसा देखो, ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है, क्षुद्र ग्रह की पेटी किसके किसके बीच में? आपको मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेगी। ठीक, देखो भैया पूरी बात लिखी है, आपको मैंने बता दिया, आप इसको देख लो। मैं बहुत जल्द ज्योग्राफी की सीरीज़ नोट शुरू करूँगा बहुत बढ़िया से, बट थोड़ा वेट करिए क्योंकि टाइम लगता है, अकेले ही मुझे बताना है चीज़ें, तो थोड़ा सा पीपीटी और सब चीज़ों का थोड़ा सा टाइम होता है। तो चलिए बताते हैं। यूनाइटेड नेशन कब बना था? देखो भैया ऐसा है, तो पहले लीग ऑफ नेशंस बना था, लीग ऑफ नेशंस बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर लगा कि यार वर्ल्ड वॉर हो गया दोबारा, तो फिर लीग ऑफ नेशन की ज़रूरत क्या रही, फिर दोबारा बनाया गया कि जिससे कि भविष्य में कोई वर्ल्ड वॉर तीसरा ना हो पाए। लेकिन जिस प्रकार से पेट्रोल पंप महोदय लगे हुए हैं कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, हम क्यूबा ले लेंगे, हम कनाडा ले लेंगे, वेनेजुएला ले लेंगे, मतलब धरती निकल जाएंगे ये इंसान, तो ये कब, अब यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं काम कर पा रहा? तो ऐसा लगता है कि इसकी कोई रेलेवेंसी है नहीं, बट कब बना है हमें याद तो करना पड़ेगा। मुद्दा उठने लगा है कि भैया यूनाइटेड नेशन क्यों ही काम कर रहा है। तो 30 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से भारत सदस्य बना था और 1945 में ही बना था, ये पॉइंट याद रखिएगा। फलों और सब्जियों में बने उर्वरक में क्या सबसे अधिक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस या आयरन? इसमें क्या होगा? फॉस्फोरस। फल और सब्जियों के छिलकों से तैयार की गई जो कंपोस्ट खाद होती है, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों की जड़ों को मजबूत करने में सहायक है। देखो मिट्टी में यार NPK याद रखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 4:1 के रेशियो में होना चाहिए। क्लियर? ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि मृदा में आवश्यक तत्वों का अनुपात क्या होता है, कौन कौन से होते हैं? तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 4:1 का रेशियो होता है। अगला, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन? सतीश धवन, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या फिर मेघनाथ देसाई? इनमें से कौन था? तो इनमें से थे होमी जहांगीर भाभा। तो 1948 में इसकी स्थापना करी गई थी एटॉमिक एनर्जी काउंसिल, उसका कमीशन का। जो जहांगीर भाभा जी थे इसके पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम का भी जनक कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सांभर झील किस राज्य में? सांभर राजस्थान में है ना। मैं अलग से लेख वगैरह करा दूंगा, उसमें कोई बहुत इशू नहीं है। राजस्थान में है, राजस्थान में केवलादेव है, राजसमंद है, जयसमंद है, लुनकरनसर है, डिडवाना है, सांभर है। अगर किसी के मन में आ रहा है कि चिल्का फिर क्या है भैया? चिल्का लार्जेस्ट सेलाइन है, एरिया वाइज बड़ी है, लार्जेस्ट सेलाइन है और ये मोस्ट सेलाइन में आती है, यानी नमक की मात्रा जिसमें ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर आपके सामने डिटेल लिखा है, ऑलरेडी मैंने इतनी बात बता दी है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर इज द सेंट्रल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बनारस,
हरिद्वार, लखनऊ, देहरादून। तो भैया जो लोग लखनऊ के निवासी हैं उनके लिए एक आंसर आ गया। लखनऊ में नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह संस्थान पौधे जैव विविधता की वैज्ञानिक शोध करने के लिए समर्पित है। अब जो लोग लखनऊ से हैं बताएं कि भैया ये संस्था कहाँ पे है। आलमबाग है, चारबाग में है, पुराने लखनऊ में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास है, कहाँ पर है, मतलब आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट करके। मालती माधव के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, प्लिनी, कबीरदास या भवभूति? इनमें से मालती माधव, मैंने क्या कहा, मेरी बुक की लिस्ट, मतलब मेरी बुक की लिस्ट मतलब मेरे टेलीग्राम पे देखिए पूरी लिस्ट दे रखी है यार, 50-55 बुक के नाम है, ऑथर्स के नाम है, आप वहाँ से याद कर सकते हो, है ना, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो भवभूति 8वीं शताब्दी के संस्कृत के प्रखंड विद्वान और नाटककार थे। माधव मालती उनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध प्रेम प्रधान नाटक है, यानी कुछ प्यार व्यार मोहब्बत को लेकर कोई नाटक रचा गया था। संस्कृत का कालिदास के समक्ष माना जाता है। संस्कृत साहित्य में इनको कालिदास मानते हो भवभूति को। क्लियर है भाई? तो ये रही आज की क्लास। तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते तो हैं पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा भी लगता है। और मैं कहूँ कि भाई टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर आपको हम PDF, वीडियो की लिंक, कुछ पेज के माध्यम से, कुछ टेक्स्ट के माध्यम से हम आपको GS, करंट सब चीज़ शेयर करते हैं। तो आप GK बाय ब्रजेश सर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, या फिर आपको मैं कहूँगा कि व्हाट्सएप की लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, पर टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।